वे फॉरवर्ड तैयार करके चल रहे हैं। ग्रेटर ईपीसीएच उसी सारे कार्यक्रम नमस्कार। अभी हमें ईपीसीएच के अंदर और ईपीसीएच में डायरेक्टर जनरल इन द रोल ऑफ चीफ मेंटर हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और आगे की योजना के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं आपको कि 60वां फेयर है ये, और जो IHGF फेयर है ये दिल्ली फेयर पूरे धूमधाम से शुरू हो गया है। जो मुझे देखने को मिला, जो मेरी विजिट थी अंदर, कि जैसा सेंटीमेंट था कि भाई फेयर डाउन जा रहे हैं पूरी दुनिया में, वैसा कुछ नहीं दिखा। काफ़ी एनर्जी दिखी। मैंने काफ़ी फॉरेन बायर से बात की है, बहुत सारे लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि उनको कैसा लगा। यूएसए के लोग थे, जर्मनी के लोग थे, बहुत लोगों से मैंने बात की, आप देखेंगे भी उनकी, तो सब ने अच्छा बताया। और जब यूरोप के लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या पॉलिसी लाता है, हमारा जो रिलेशन है ईपीसीएच के साथ। सर, मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम तो यहाँ 24 साल से आ रहे हैं, किसी ने कहा 25 साल से आ रहे हैं, मतलब लगभग ऐसे ही लोगों ने बोला 20-25 साल से। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये सब जो दुनिया में घट रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, अब हमारा 60th IHGF दिल्ली फेयर है। 60th IHGF का मतलब ये है कि हम बचपन से तरुण हुए, तरुण से अब हम वृद्ध हो गए। 60वां मतलब सीनियर सिटीजन वयस हो गए। तो अब एक जो फेयर है 60th है, सीनियर फेयर है। लेकिन फेयर के अंदर में जिस तरह की इमोशन है, जिस तरह का पैशन है, वो अभी भी 21 साल के तरुण जैसा है। आप चाहे फेयर की लुक देखिए, चाहे फेयर के एग्जीबिटर देखिए, नंबर ऑफ एग्जीबिटर देखिए, प्रोडक्ट्स देखिए, सोर्सिंग देखिए, ओवरसीज बायर का इसमें झुकाव देखिए, उनकी इस फेयर के प्रति वफादारी देखिए, लॉयल्टी देखिए, और उस फेयर के प्रति वहाँ पर एक सोर्सिंग का उनके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म देखिए। तो ये सब चीज़ें जो कुल मिला करके ये हमें कामयाब बनाती हैं। इसलिए हम देश के 7 मिलियन क्रॉस पर्सन के लिए साल भर का बिजनेस यहाँ से पैदा करते हैं, और ये अपने आप में हस्तशिल्प के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। हमारे ये 60 साल एक बड़ा सुखद, चैलेंजिंग, समय से पर आपदाएं और समय पर उन आपदाओं से निकले हुए अवसरों से भरा हुआ है। अगर हम देखें, पहला फेयर 1994 में जब किया गया तो मात्र 230 एग्जीबिटर बड़ी मुश्किल से जुटाए गए। वहाँ से चलते चलते हम हर साल निरंतर अपनी गति में कुछ एडिशन करते गए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करते हुए 1994 के बाद 2006 तक हम लोगों ने प्रगति मैदान में अपने फेयर्स को किया। लेकिन वहाँ जिस तरह की हमारे पास सुविधाएं में कमी थी, हमने उसे और अपने फेयर को और उसके जो ख़ास तौर पर वेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए एक बेहद एम्बिशियस निर्णय 2001 में लिया कि क्यों नहीं हमारा अपना एक वेन्यू हो। निर्यातकों ने मिलकर के एक SPV स्थापना की और उसमें इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट का जन्म हुआ। और हमने उसके बाद 2006 में यहाँ एक नए तौर पर इसको शुरुआत की। यानी 1994 के बाद जब हम एक हॉल से शुरू हुए थे, 2006 में अपने वेन्यू में जो है यहाँ पर हमने अपनी पूरे फेयर्स को शुरू किया। 2006 से लेके 2025 तक बहुत से अलग अलग अनुभव यहाँ फेयर में आए। इसके दौरान कभी तो गल्फ वार आई 1994 से 2025 में, कभी प्लेग हुआ, और कभी किसी भी तरह की पूरी आपदाएं आई, जब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा कि फेयर को किया जाए या ना किया जाए। ऐसे में भी IHGF दिल्ली फेयर निरंतर हर साल हुआ। अंततः कोविड के समय में भी इसकी बड़ी परीक्षा थी, और उन सालों में हमने अपने 3 एडिशन वर्चुअल एडिशन किए
लोगों ने उसी नंबर में उसमें पार्टिसिपेट किया, बायर्स से कनेक्टेड रहे। तो हम लोग साल भर बायर्स के साथ कनेक्टेड रहे और पिछले 30 सालों का एक कनेक्शन जो हमारे ओवरसीज बायर के साथ रहा है, वही इसका ट्रस्ट है, वही इसकी गुडविल है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यहाँ पर ख़ासतौर पर फेयर ऑर्गेनाइज़र अपने आप में ही यहाँ पर पार्टिसिपेंट भी है। ये दोनों चीज़ें एक होने की वजह से हम इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी पर हमेशा विशेष तौर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि एक पैशन है जो इसको खींच करके लोगों के साथ हमें मिला करके लेके आती है। जब बात रेस्पॉन्सिबिलिटी की हो, जब बात अपनेपन की हो, क्योंकि अपना ही काम है तो अपनी अच्छी तरह से करना है, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन जो ग्रेटर ईपीसीएच का जो सपना है, सपना क्या हकीकत की तरफ बढ़ते हुए, आपने कल मैं आपकी स्पीच सुन रहा था या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम लोग देख रहे हैं, गंगानगर का आपने बात की, बहुत सारे शहरों का नाम लिया आपने जहाँ पर आर्टिजन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ईपीसीएच से नहीं जुड़ पाए हैं। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत जगह ऐसी होंगी जो अभी भी शायद नहीं खुल पाई उतना। उसके लिए क्या प्लान है और कब तक पूरे भारत में ईपीसीएच मतलब ऐसा कह सकेंगे हम कि भाई भारत का कोई कोना अछूता नहीं है? देखिए, विकास जो होता है वो हमेशा लगातार होता है। विकास कभी भी एक समय के लिए नहीं होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि 3 साल के लिए विकास होगा या 5 के लिए होगा। ये एक निरंतर कार्य है। और जब 1994 में शुरू हुए थे तो हमारे लगभग 700 मेंबर थे, 230 एग्जीबिटर थे। ऐसा करते करते आज हम 11,000 मेंबर की बॉडी बन करके पूरे देश में हैं। हम लगभग देश के हर हिस्से में, सभी राज्यों में हम लोगों के मेंबर हैं और हमारा वर्किंग यहाँ पर है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि निरंतर आगे बढ़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अभी तक जो हमने किया है इससे आगे का वे फॉरवर्ड भी तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि जेन नेक्स्ट के प्रोग्राम, कोलैबोरेशन ऑफ द गोल्डन विद द जेन नेक्स्ट, ये करना और ऐसा करना कि जिससे कि आने वाले नए बायर जो एक आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक चेंज आ रहा है, मार्केट के अंदर चेंज आ रहा है, नई जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें मार्केट्स भी हमारी बदलेंगी। अभी तक हमारी सबसे बड़ी मार्केट यूएसए थी। आने वाले समय में हो सकता है कोई दूसरा देश, रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, ब्राज़ील हो सकता है, ब्रिक्स की मार्केट हो सकती हैं, वो हो सकती हैं। यही तो मेरा ऐसे में हम लोग अपने आप में उस तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि कुछ भी एक सरप्राइज ना हो, सब कुछ एक तरह से क्रमबद्ध हो। उसी क्रम को हम अपने बीच में आगे संजो रहे हैं और उसी के लिए हम वे फॉरवर्ड तैयार करके चल रहे हैं। ग्रेटर ईपीसीएच उसी सारे कार्यक्रम का एक बड़ा नाम है। यही मेरा अगला सवाल था, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि भाई जो ग्रे मार्केट हैं, मतलब जो जहाँ अनछुआ रह गया अभी तक ईपीसीएच, अभी तक तो आपने बात बताया कि जो आर्टिजन्स है उनकी बात, जो मार्केट था, जैसे बहुत सारे देश ऐसे थे, रसिया का डेलीगेशन आया और रसिया डेलीगेट्स आपके साथ थे आज जब इनॉग्रेशन हुआ फेयर का, और इसके साथ साथ अर्जेंटीना की टीम भी आपने बताया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो यूएस को कहीं ना कहीं, यूएस भी है आपके कहते हैं ना आपकी उसमें बुक लिस्ट में, लेकिन कुछ नए और चीज़ें जहाँ से बिल्कुल भी कोई बायर नहीं आता था वो भी लोग ऐड हो रहे हैं, और कैसे कर पा रहे हैं? न्यू मार्केट जो है हमेशा हमारे राडार पर रही हैं, और आज की इस संदर्भ में न्यू मार्केट्स, न्यू इनिशिएटिव, ये दोनों ईपीसीएच की खासतौर पर एक जो मुख्य बिंदु हैं काम करने के लिए। और इसमें लैटिन अमेरिका, गल्फ, फार ईस्ट और सबसे नज़दीक तो रशिया ही है। और रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हमारे नेचुरल पार्टनर भी रहे हैं शुरू से, और भौगोलिक भी तरीके से हमारे सबसे नज़दीक है। इन सब मार्केट्स के ऊपर भी काम करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। चाइना भी अपने आप में एक हमारा बड़ा मार्केट हो सकता है, जहाँ पर आबादी भी बड़ी है, उनकी रिक्वायरमेंट भी है। वहाँ हाथ के बनने की चीज़ें अब कम हो गई हैं, अब वो ज़्यादा मशीन में चले गए हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर एक हैंडमेड की मार्केट जो है अभी भी खुली हुई है। तो ऐसे में मान के चल रहे हैं कि ऐसे न्यू इनिशिएटिव न्यू मार्केट की तरफ रहेंगे और बड़े तरीके से हम उस सबको करते जाएंगे। एक और बात आ रही है कि जैसे टैरिफ बार आ रहा है, टैरिफ के सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आपने ईपीसीएच के स्टोर ऑल ओवर दी वर्ल्ड खोले हैं,
को वो टैरिफ से लड़ने में कितनी मदद करेंगे, क्योंकि B2B की बात हो रही थी, B2C की भी बात हो रही है, बीच में जो बिचौलिए हैं या बीच में जो लोग हैं उसकी वजह से मार्जिन पर फ़र्क पड़ता है, और सीधा कस्टमर तक, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो जिस तरह स्टोर वाली आपकी सोच है, इंडिया में भी क्या ऐसा ही है? अभी मुझे खबर अभी कंफर्म नहीं है, आपसे ही हो जाएगी कि मुंबई में भी ऐसा करने वाले हैं आप, जैसा कि EPCH का स्टोर, ऐसा कुछ है? देखिए, होम, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर, ये सब जो प्रोडक्ट हैं इसकी बड़ी भारी मार्केट है, इंडिया में भी है, बाहर भी है। ओवरसीज मार्केट में अभी तक हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें बड़ा बायर हमारे यहाँ आकर के माल लेता था, उसके बाद वो आगे जाके छोटे छोटे दुकानदारों को माल बेचता था। जो अभी टैरिफ और ये सब नए इशू आए हैं, इसमें ज़रूरी हो गया है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेयर को कम करें। तो ऐसे में हम अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो एक बड़ी लेयर बीच में, जिसे आप इंपोर्टर होलसेलर कहते हैं, अगर हम उसको कम करके हम सीधा B2B बायर के पास, दैट इज दुकानदार, बुटीक स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, ऐसे लोगों के पास जाएं, तो हम जो है एक तरह से मुनाफे में, उनके मुनाफे में बढ़ोतरी और अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं। इसलिए हमने वेयर हाउस कम शोरूम वहाँ खोले हैं, जिसमें USA और यूरोप के देश शामिल हैं। आने वाले समय में बाकी देशों में भी होगा। सिमिलर पैटर्न पर हम लोगों ने कैश एंड कैरी, B2B, ये कैश एंड कैरी शुरू किया है। पहला कैश एंड कैरी यहीं एक्सपो मार्ट में हमने एक शुरू किया है और 10,000 फीट में वो शुरू हो चुका है। और ऐसे ही 3 कैश एंड कैरी मुरादाबाद, जयपुर और जोधपुर में आने वाले 2 महीने में खुलने वाले हैं। और उसके बाद में बाकी जगह, ख़ासतौर पर मुंबई और ऐसे शहरों में भी ऐसे कैश एंड कैरी खुले जाएंगे, ताकि आर्किटेक्ट, इंटीरियर के लोग, डिजाइनर्स और दुकानदार, B2B दुकानदार, वो वहाँ से सामान ले सकें और आगे उसको बेचा जा सके। सबसे जो ज़रूरी कह लें या सबसे ज़्यादा जिस पर बात हो रही सबसे ज़्यादा, अब उस सवाल की तरफ आता हूँ मैं। कहते हैं टैरिफ की बात बहुत हो रही है, ट्रम्प साहब कभी उठते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, इंडिया पे लगाया, 1-2 दिन पहले चाइना पर भी लगा दिया 100%। तो इतना सब कुछ चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? टैरिफ को फ़र्क तो पड़ा है टैरिफ से, मतलब सेंटीमेंट पर तो फ़र्क पड़ता ही है। दूसरा, चीज़ें भी महंगी होती हैं, बेशक अमेरिकन्स के लिए महंगी होंगी क्योंकि वो टैरिफ लगेगा तो उन्हीं को देना है। तो उस पर क्या कहेंगे, और जो चाइना का टैरिफ लगा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, टैरिफ लगाना हर एक सरकार, जो देश की सरकार है, ये उसका डिसीजन है और उसका राइट भी है। वो चाहे तो 0 रखे, चाहे वो 100% रखे या 150 रखे, उससे कोई उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अब इशू ये है कि टैरिफ लगने के बाद में हम कैसे बिहेव करते हैं और उसमें हमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है, ये देखना जरूरी है। तो हम बेसिकली 2 बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात कि अगर हमारी डिपेंडेंस एक ही मार्केट पर ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी, तो जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ें होंगी जिसमें उस देश के लोग अपने यहाँ किसी भी तरह का नॉन टैरिफ बैरियर या कोई प्रोटेक्शन पॉलिसी लेके आएंगे, तो हम लोग सबसे ज़्यादा हतोत्साहित होंगे। तो ऐसे में हम लोगों को हमेशा दूसरी मार्केट्स को भी तलाशना है और ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अपनी अधिक से अधिक मार्केट को तलाशें और मार्केट में अपना बिजनेस करें। एक ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस हमें कम करनी पड़ेगी लॉन्ग रन के लिए। दूसरा, हमारे जो भी प्रोडक्ट वहाँ भेजे जाते हैं उसमें 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं नेसेसिटी के और दूसरे होते हैं लग्जरी के। नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स जब भेजे जाते हैं तो टैरिफ लगने का प्रभाव कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता है, कम, थोड़ा कम, वो तो चाहिए ही, थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि लग्जरी आइटम है, तो लग्जरी आइटम में उन लोगों के पास ऑप्शन होती है कि इंडिया से गया और वियतनाम से गया और इंडोनेशिया से गया और टर्की से गया, तो इंडिया से जाने में अगर टैरिफ 50% है और बाकी देशों से 10 और 20% है, तो जो एंड में जो वैल्यू प्रोडक्ट का जो उनको मिल रहा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में एक अलग से कोई अगर क्रिएटिविटी है और वो प्रोडक्ट वास्तव में देखने में बहुत अच्छा है
तो वो भी एक बात है कि लग्जरी में हमेशा आदमी ये भी देखता है कि उसकी कितनी क्रिएटिविटी है, तो उसकी वजह से भी बिकता है। तो इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो इशू सर्टेनली इफेक्ट करता है, लेकिन दोनों बातें करनी पड़ेंगी। हमें मार्केट तलाशनी पड़ेगी दूसरी, और दूसरा अपने आप को भी सक्षम बनाना पड़ेगा कि हमारी क्रिएटिविटी की वजह से हम लोग जो है उस इशू को बीट कर सकें। एक और अंतिम सवाल कहूँगा मैं से, आपने जैसा कहा आपकी स्पीच में मैंने सुना कि डोमेस्टिक मार्केट की हम बहुत बात कर रहे हैं और B2B की बात कर रहे हैं, हम कैश एंड कैरी की आपने बात की, पिछली लास्ट टाइम हमने वीडियो भी की थी उस पर। फिल्म सिटी की बात हो रही है नोएडा में, खासकर यहाँ पर फिल्म सिटी में बहुत सारे सेट्स होते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें ज़रूरत होती है और हैंडीक्राफ्ट का बहुत कुछ वहाँ पर एक्सपोजर है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा बॉलीवुड कह रहे हैं कि उठकर नोएडा में शायद आ जाए या यहाँ पर फिल्में बने। तो वो कैसे देख रहे हैं आपके एक्सपोर्टर्स को, कि आसपास के मुरादाबाद की बात आप कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स राजस्थान से भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ तो मेला लगता ही है, ये तो जगह ही है। तो कैसा लग रहा, कैसा आपको, क्या आपका प्रेडिक्शन है कि फिल्म सिटी से क्या बेनिफिट हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना एक्सपोजर मिल सकता है? देखिए, वास्तव में देखने के लिए दो कमरे हैं। एक कमरे में बल्ब बंद है, अंधेरा, और दूसरे कमरे में लाइट जली हुई है। आप कौन से की तरफ देखते हैं, आपको ये आप पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज बेहद हैं फिल्म सिटी के आने से। इवन जो जिस तरह से रियल स्टेट और हाउसेस हमारे यहाँ आसपास खूब बन रहे हैं, लग्जरी हाउसेस, और EPCH IML का मकसद मात्र NCR के लिए नहीं है कि वो दिल्ली NCR को देखता है, पूरे देश को देखता है। पर पूरे देश में डेवलपमेंट हो रही है, रियल स्टेट आ रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं, लोग छोटे घरों से बड़े घरों में जा रहे हैं। जो विलेज था वो टाउन बन रहा है, टाउन जो कस्बा में कन्वर्ट हो रहा है, कस्बा जो है आगे छोटे शहर में कन्वर्ट हो रहा है, छोटा शहर बड़े शहर में कन्वर्ट हो रहा है। और पहले अगर मात्र 4 मेट्रो थे, अभी देश के अंदर में 4 मेट्रो के मुकाबले और 40 ऐसे शहर हैं जिनको अच्छी तरह से हम जानते हैं। देश में जगह जगह एयरपोर्ट बन गए हैं। तो एक बहुत बड़ा विकास हो रहा है, और ये विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह से एक विकास की लहर जागी है, उस विकास के चलते यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। ऐसे में ही हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह, इन सब जगह जो मैंने नाम लिए हैं, सब जगह बढ़ रही है। फिल्म सिटी उसका एक उदाहरण है। फिल्म सिटी के अंदर भी डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ तो डे टू डे उनको जरूरत पड़ेगी। क्रिएटिविटी के लिए लोग भी आएंगे, सामान भी चाहिए, ये सब चाहिए, नए सेट बनेंगे, चीज़ें बनेंगी। हम जो सामान बनाते हैं सब सामान की वहाँ ज़रूरत होगी, और बाकी भी जैसे जो दूसरे चीज़ें आएंगी वहाँ भी आ रहेगा। तो कुल मिलाकर के विद इन कंट्री डोमेस्टिक मार्केट इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन इन ए बिग वे। बहुत बड़ी मार्केट हमारे यहाँ पैदा हो गई है, और हमारी पर कैपिटा इनकम पहले से ज़्यादा हुई है। हमारे यहाँ यंगस्टर की आय बढ़ी है। हमारे यहाँ उम्र में, ओल्ड एज में, पहले जो 60 साल में लोग रिटायर होते थे और 70 साल की उम्र ख़त्म हो जाते थे, आज वो 90 साल तक जीने लगे हैं। 60 और 70 साल की उम्रों के जो लोग हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, 80 साल की उम्र के लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो बन रही हैं, इन सब में जो रिक्वायरमेंट पैदा हो रही हैं, इन सब के लिए एक मार्केट है। ये मार्केट जब पैदा हो रही है, वो मार्केट ही वास्तव में हमारे लिए है, और हम उस मार्केट की तरफ देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मार्केट के चलते देश में अधिक से अधिक क्राफ्ट पर्सन को उनके लाइवलीहुड मिलेगी, उनको काम करने का मौका मिलेगा, और उससे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग जब मुश्किल होती है तो उसमें वो परेशानियां देखते हैं, और कुछ लोग संभावना देखते हैं। अमेरिका का जो टैरिफ पॉलिसी है उसमें बहुत सारी संभावनाएं उजागर होती दिख रही हैं मुझे। EPCH देख रहा है, और जैसा राकेश जी ने बोला कि उनकी जो विज़न है वो डिस्ट्रीब्यूटेड विज़न है कि भाई एक पे डिपेंडेंट नहीं रखना, एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने हैं। तो अमेरिका का तो ठीक है, अमेरिका रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ और मार्केट है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया एक्सपोर्टर्स ने, जिस क्वालिटी का वो माल बनाते हैं, यहाँ भी कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़े मार्केट्स में से इंडिया भी एक उभरता हुआ इंडिया है, भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है। शायद इतना डिमांड रहे कि एक्सपोर्टर्स पूरी दुनिया का फुलफ़िल करते हैं, इंडिया का ही फुलफ़िल ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।